नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में राज्यसभा पढ़ रहे थे। अब देखते हैं संसद के सत्र, बैठकें एवं विघटन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं संसद क्या है। तो आर्टिकल 85 में 85 में सत्र का आह्वान यानी आहूत करना, सत्र अवसान करना तथा विघटन करना, यानी संसद के सत्र का आह्वान, सत्र अवसान और विघटन, यह सभी तीनों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह बात आर्टिकल 85 में कही गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र का आह्वान, सत्र का सत्रावसान, सत्र का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्र का आहूत करना यानी सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। समय एवं स्थान राष्ट्रपति जो भी उचित समझे वहां पर राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं। सत्र एक समय अवधि जिसमें संसद के सदस्य निधि निर्माण एवं संबंधित कार्यों हेतु एकत्रित होते हैं। विधि निर्माण एवं संबंधित कार्यों को हेतु एकत्रित होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। एक सत्र के सत्रावसान तथा दूसरे सत्र के प्रारंभ के मध्य 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। सामान्यतः प्रतिवर्ष 2 सत्र अनिवार्य हैं। जब सत्र नहीं चल रहा है तो तब आवश्यक हो तो, यदि सत्र नहीं चल रहा है, यदि यह आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि सत्र नहीं चल रहा है, यदि उसे लगता है कि अध्यादेश जारी करके कोई नियम कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश आर्टिकल 123 में है, 1, 2, 3 में है। ये बातें 85 में कही गई हैं। संसद सत्र, बैठकें और विघटन जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखते हैं भारत में जो संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र है यह फरवरी से मार्च में बैठाया जाता है, इसकी बैठक होती है। दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक। इसके बाद शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक, यानी फरवरी मार्च से मई के बीच में, फरवरी से मई तक होता है। जून में अवकाश रहता है, जुलाई सितंबर तक फिर रहता है, अक्टूबर में फिर अवकाश रहता है। दोनों में जो अवकाश रहता है, इसी बीच में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी जून के महीने में, अक्टूबर के महीने में जब अवकाश रहता है सत्र का, तो राष्ट्रपति इसमें अध्यादेश जारी कर सकता है। ये 3 सत्र हुए। अब सत्रावसान भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता सकता है। आहूत यानी बुलाया जाना, अब सत्रावसान भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्र की अंतिम बैठक को पीठासीन अधिकारी स्थगित कर सकता है। सत्र की जो अंतिम बैठक है, पीठासीन अधिकारी स्थगित कर देता है। राष्ट्रपति सत्र की समापन यानी सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है, यानी सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब बैठक देखते हैं। बैठक सत्र को कई बैठकों में बांटा जा सकता है। बैठक सुबह 11 बजे प्रारंभ होती है और 1 बजे तक चलती है। उसके बाद इसका स्थगन हो जाता है। फिर दोपहर का भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक होता है। उसके बाद फिर इसका स्थगन हो जाता है। ये बैठक हो गई संसद की, सत्र की। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। जो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये कब बुलाता संयुक्त बैठक? अनुच्छेद 108 यही कहता है, राष्ट्रपति जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होता है,
जब एक सदन विधेयक पारित कर दे, दूसरा अस्वीकार कर दे, तब इसके उपलक्ष्य में भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब एक सदन पारित कर दे, दूसरा 6 माह तक प्रतिक्रिया ना दे, इसके उपलक्ष्य में भी संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब दूसरा सदन दिए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दे, तब भी संयुक्त बैठक बुला सकता राष्ट्रपति। यानी साधारण विधेयक दोनों सदनों में गतिरोध होता है, तब जब एक सदन पारित कर दे, दूसरा 6 माह तक प्रतिक्रिया ना दे, तीसरा जब दूसरा सदन दिए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दे, इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक कब नहीं बुला सकता है? यानी धन विधेयक पर नहीं बुला सकता और संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होता। कोरम क्या होना चाहिए संयुक्त बैठक? कोरम कुल सदस्य का 1/4 सदस्य जरूरी है। यह लोकसभा के नियमों के आधार पर होगी। नोट 1 है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है। इसको नोट लिख लेना। जो संयुक्त बैठक है, इसकी राज्यसभा का सभापति यानी जो राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति होता है अगला, वह संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। कोरम 1/10 सदस्य हो गया। यह लोकसभा के नियमों पर आधारित है। अध्यक्षता स्पीकर करता है, इसके बाद उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा का उपसभापति, फिर संसद के एक साथ एक सदस्य को नामित जो नामित होता है वह कर सकता है इसकी अध्यक्षता। संयुक्त बैठक की संयुक्त जो बैठक है इसकी अध्यक्षता राष्ट्र स्पीकर करता है, अध्यक्ष। उसके बाद उपाध्यक्ष वो नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, वो भी नहीं है तो संसद के एक सदस्य को नामित किया जाता है, वह इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। बैठक हो गई। बैठक में देखते हैं, एक था दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारक विधेयक सन 2002। इन तीनों पर संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक तीनों पर हुई थी, 1960 में, 1977 में, सन 2002 में। दहेज प्रतिषेध विधेयक पर, बैंक सेवा आयोग विधेयक पर, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 पर। इन तीनों पर संयुक्त बैठक की आवश्यकता हुई थी, तो संयुक्त बैठक इन तीनों पर संयुक्त बैठक हुई थी। अब स्थगन देखते हैं। स्थगन अध्यक्ष करता है यानी स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष स्थगन कर सकता है। बैठक को कुछ समय के लिए निलंबित करना इसका कार्य है, यानी अध्यक्ष जो संयुक्त बैठक होती है इसको कुछ समय के लिए इसे निलंबित करना, ये भी कर सकता है। यानी संसद की बैठक को भी निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए। स्थगन की शक्ति लोकसभा में स्पीकर को हो और राज्यसभा में सभापति को, यानी उपराष्ट्रपति। स्थगन की शक्ति प्रतिदिन शोक, अन्यवस्था, गणपूर्ति न होने पर आदि पर स्थगन कर सकता है स्पीकर यानी अध्यक्ष। स्थगन 2 तरह का है, साइन डाई और सामान्य। साइन डाई का मतलब अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के जब स्थगन किया जाता है उसे साइन डाई कहते हैं। और सामान्य अगर इसके निश्चित समय के लिए अगली बैठक का इसमें समय निर्धारित होता है उसे सामान्य स्थगन कहते हैं। अब विघटन देखते हैं। विघटन, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। लोकसभा अस्थायी है, कार्यकाल 5 वर्ष है। विघटन यानी लोकसभा का विघटन स्वतः कार्यकाल पूरा होने पर 5 वर्ष में हो जाता है। अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व ही यदि मंत्रिपरिषद की सलाह पर विश्वास हासिल, जो मंत्रिपरिषद है यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास खो देता है और इस्तीफा दे और नई सरकार का गठन ना हो पाए तो स्वतः ही राष्ट्रपति
लोकसभा का विघटन कर देता है। लोकसभा विघटन का प्रभाव, यानी लोकसभा का जब विघटन होता है, लोकसभा विघटन का प्रभाव विधेयक पर कैसे पड़ता है, यानी विधेयक जो समाप्त हो जाए, विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे, इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है लोकसभा विघटन का। जो समाप्त हो जाते हैं उस पर, जो विधेयक लोकसभा में लंबित होंगे उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह लोकसभा में रखा गया हो या राज्यसभा में भेजा गया हो। जो लोकसभा में पारित है लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है, इस पर भी लोकसभा का प्रभाव पड़ता है। विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे, ये विधेयक जो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो विधेयक लोकसभा में लंबित होंगे ये लोकसभा के विघटन में समाप्त हो जाएंगे, चाहे वह लोकसभा में रखा गया हो या राज्यसभा में भेजा गया हो, यह समाप्त हो जाएगा। जो लोकसभा में पारित है लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है, या भी जो विधेयक है या लोकसभा विघटन पर यह समाप्त हो जाएगा। कुछ विधेयक हैं जो समाप्त नहीं होंगे, चाहे लोकसभा विघटन हो जाए या ना हो जाए। तो कुछ जो लोकसभा विघटन पर भी समाप्त नहीं होंगे वो हैं जो विधेयक राज्यसभा में रखे गए हैं और राज्यसभा में विचाराधीन है, जिसके लिए लोकसभा भंग होने से पहले राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लिया है, यानी जिसके लिए लोकसभा भंग होने से पहले ही राष्ट्रपति उस पर संयुक्त बैठक बुला लिया हो, ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होंगे। दोनों सदन से यदि पारित है, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, ऐसे विधेयक भी लोकसभा विघटन पर समाप्त नहीं होंगे। दोनों से जो पारित हैं, यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेजा है, दोनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेज दिया है, फिर भी ऐसे विधेयक विघटित नहीं होते हैं, चाहे लोकसभा विघटित हो गई हो। अगर वापस भेज दिया है तो अगली जो लोकसभा बनेगी वो इस पर विमर्श करेगी। कोरम क्या होना चाहिए? बैठक करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति, कोरम नहीं पूरा अगर होता है तो स्थगन हो जाएगा, यह पीठासीन अधिकारी करता है। कोरम नहीं पूरा तो इसका स्थगन होगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। कोरम अगर देखा जाए तो लोकसभा में कुल सदस्य का 1/10 सदस्य, यानी 545 × 10/100 हो तो लगभग 55 सदस्य होंगे, तो यह हो सकता है, यानी इसका बैठक के लिए कोरम जरूरी है 55 सदस्य। और राज्यसभा में देखा जाए तो 25 सदस्य, 543 × 10/100 तो यानी 54 सदस्य। 54 सदस्य यानी राज्यसभा का 1/10 अगर देखा जाए 245 × 10/100 यानी 25 सदस्य। लोकसभा में 55 सदस्य, 2 को निकाल दो 5 यानी 54 सदस्य पे हो सकता है। संयुक्त बैठक पर जो बैठक होगी 54 सदस्य पर भी हो जाएगी, और राज्यसभा में 25 सदस्य पे ही बैठक हो जाएगी, यानी 1/10 पर। क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया तो 543 है, 543 पर देखा जाए 54 सदस्य। तो दोस्तों ये कोरम हो गया। देखते हैं संसद में बहुमत एवं मतदान। यदि संसद में बहुमत मतदान पर चर्चा करते हैं तो संसद का बहुमत और मतदान क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे संसदीय लोकतंत्र है या ब्रिटेन से प्रेरित है, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से प्रेरित है। संसद में बहुमत एवं मतदान, इस पे चर्चा कर रहे हैं। बहुमत का मतलब यही है, चाहे साधारण बहुमत हो, चाहे पूर्ण बहुमत हो, प्रभावी बहुमत, यानी प्रभारी का मतलब होता तात्कालीन बहुमत, तथा विशेष बहुमत। बहुमत 4 प्रकार का होता है, जो बहुमत है एवं मतदान। पहला हम देखते हैं साधारण बहुमत किसे कहते हैं।
साधारण बहुमत यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि जो भी उपस्थित हैं उन्होंने मतदान कर दिए हैं तो उन्हीं को कहते हैं सदस्यों का बहुमत। ये भी साधारण बहुमत के अंतर्गत आते हैं। इसका सदन की कुल संख्या से कोई संबंध नहीं होता, यानी इसका सदन की कुल संख्या से कोई संबंध नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उपस्थित सदस्य संख्या है 200, साधारण बहुमत 200/2 + 1 यानी 100 + 1 101, इसी को ही साधारण बहुमत कहते हैं। यानी सिर्फ उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का ही बहुमत होना चाहिए बस। 20 सदस्य हैं, 11 पर बहुमत है, 200 हैं, यानी किसी भी बैठक में यदि मान लीजिए 200 सदस्य उपस्थित होते हैं तो 101 सदस्य एक तरफ हो जाएंगे तो उसको बहुमत मिल जाएगा। इसी को ही साधारण बहुमत कहते हैं। दूसरा है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी पूर्ण बहुमत होना चाहिए। यानी लोकसभा में पूर्ण बहुमत 273 है, राज्यसभा में 123 है। पूर्ण बहुमत बराबर हमेशा सदन की कुल संख्या का और सरकार के गठन के समय पूर्ण बहुमत का +1, इसी को ही कहते हैं कि यह पूर्ण बहुमत है। तीसरा है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या है? यदि प्रभावी बहुमत को देखते हैं तो सदन की कुल संख्या का बहुमत, यानी सदन में कुल संख्या कितनी है उसका बहुमत, यानी रिक्त पदों को छोड़कर, यानी सदन की कुल संख्या का बहुमत को ही प्रभावी बहुमत कहते हैं। यानी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, यही बहुमत होता है। यानी प्रभावी बहुमत इसी को सदन की कुल संख्या का बहुमत। यदि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है तो यही बहुमत होता है जो प्रभावी बहुमत है। इसी के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। यानी सदस्य की कुल संख्या का बहुमत होना चाहिए रिक्त पदों को छोड़कर। यानी मान लीजिए 550 हैं तो समझ लो 250 225 हुआ आधा, एक बहुमत 226। इसके बाद विशेष बहुमत है, यानी आर्टिकल 368, 249, 61 में वर्णन है, प्लस विशेष बहुमत प्लस अधिनियम, राज्यों का अनुमोदन, अध्यादेश आदि को ही विशेष बहुमत कहते हैं। यानी राज्यों का अनुमोदन यदि कर रहा है कोई तो यह भी विशेष बहुमत है। आर्टिकल 368 में जो है, 249 में, 61 में जो वर्णन है, इसी को ही विशेष बहुमत कहते हैं। आर्टिकल 368 क्या है? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। विशेष बहुमत की प्रक्रिया दी गई है। उपस्थित मतदान करने वाले यानी 2/3 बहुमत जो संसद के कुल सदस्यों का बहुमत हो, इसकी प्रक्रिया दी गई है 368 में। एक विशेष बहुमत के अंतर्गत आते हैं। उपस्थित मतदान सदस्य संख्या 420 है। यदि मान लीजिए उपस्थित मतदान सदस्य संख्या 420 है तो 420 × 2/3 = 280। यानी कुल सदस्य सदन 545 है तो बहुमत 273। अगर उपस्थित हो मान लीजिए 420 हैं तो कुल सदस्य 545 हैं तो बहुमत 273 है लोकसभा का। अनुच्छेद 249 में क्या है? राज्यसभा यदि राष्ट्र हित में उचित समझे तो राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। राज्यसभा यदि राष्ट्र हित में उचित समझे तो राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 इसमें वो होना चाहिए, स्वीकृति होगी तो यह दे सकता है अनुमति 2/3 सदस्य थे उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का। आर्टिकल 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। सदन के कुल सदस्यों का 2/3 यदि लोकसभा है तो 545 × 2/3 जो भी हो, राज्यसभा में 245 × 2/3। ऐसा सदस्यों का 2/3 लोगों ने अगर पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन।
यह क्या है, यानी संघीय स्वरूप में संशोधन। इसका मतलब यही है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची, केंद्र राज्य की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार, केंद्र राज्य शक्ति विभाजन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रावधान, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान, जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान आदि ये विशेष बहुमत के अंतर्गत आते हैं। यानी आधे राज्यों का इसमें जो अनुमोदन होता है, यानी इसी के रूप में संघीय स्वरूप में संशोधन हो सकता है। यदि कोई विशेष बहुमत है, यानी आधे राज्यों का यदि अनुमोदन दिया है कि राज्य, तो किस में है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में और 7वीं अनुसूची में यदि इसमें कुछ विस्तार करना है शक्तियों में, केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन करना है तो आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी है, संसद में नए राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए, संविधान संशोधन प्रावधान के लिए आदि, यह आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी है तथा विशेष बहुमत जरूरी है, तब यह हो सकता है। मतदान कौन करेगा? मतदान 2 तरह का होता है, ध्वनि मत यानी हाँ या ना में जवाब देना, मत का विभाजन दूसरा है, यानी लॉबी स्पष्ट कहना, यानी हाँ दाईं तरफ खड़ा होना, ना बाईं तरफ खड़ा होना, या लाई स्पष्ट करना है, यह मत विभाजन है। यदि आप कहाँ हैं तो दाहिने तरफ खड़े हो जाइए, यदि ना बोल रहे तो बाईं तरफ खड़े हो जाइए। यह खड़े होकर या पर्ची का प्रयोग कर भी लॉबी स्पष्ट करना होता है। AVR यानी स्वचालित वोट रिकॉर्डर का प्रयोग करके भी मतदान कर सकते हैं। तो यह मतदान प्रक्रिया है, हाँ या ना भी। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।